अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह के फजल करम से आज हमने सेशन स्टार्ट करना है अपना बायोलॉजी कंपैरेटिव स्टडी विद एमडी का स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसके ऑलमोस्ट 4 to 5 सेशन होंगे, हाफ एन आवर के हम करेंगे, ई सेशन ऑफ हाफ एन आवर। इसमें क्या करना है, बायोलॉजी के डिफरेंट चैप्टर्स में जो जो टॉपिक, कुछ वर्ड्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं या बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन डिफरेंट चैप्टर्स में लिखे हैं, तो मैंने वो कंपाइल करके आपके सामने पेश करने का, आपको पता हो कि हमने कंपैरिजन स्टडी कैसे करनी है। ठीक है ना, मैंने अपने फर्स्ट सेशन में कहा था कि कंपैरिजन स्टडी बहुत इफेक्टिव होती है, तो आज मैंने उसकी एग्जांपल्स रखनी है आपके सामने। वो 4 सेशन कंपैरेटिव स्टडी की एग्जांपल्स होंगी। ठीक है जी, और इसका कोई चैप्टर नहीं होगा क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है ना इसका, और इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं होगी बिकॉज ये कंपैरेटिव स्टडी है। ठीक है, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, आपको ये पता लगेगा कि अगर हमें सिलेबस का ना पता हो, सिर्फ पूरी बुक का पेपर हो फर्स्ट सेकंड का मिला के, तो हमारे हमारे अंदर कितना नॉलेज है, कितने हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप है कि हम वो सारा आपस में कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो पॉइंट डिस्कस करना है वो करना है मसल्स का। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल। स्मूथ मसल बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स में होंगे? जो इनवॉलेंट्री हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्रोंकाई में, ठीक है, और ऊपर ट्रिकिया वगैरह में भी। तो ट्रिकिया में मिक्स होते हैं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, और ब्रोंकाई इनवॉलेंट्री होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह के फजल करम से आज हम बायोलॉजी का पैडी स्टडी स्टार्ट करने लगे। ठीक है, इसके ऑलमोस्ट 4 to 5 सेशन होंगे, ईच सेशन ऑफ हाफ एन आवर। ठीक है जी, इसमें करना क्या, हमने कंपैरिजन करना है पूरी बायोलॉजी में, जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट्स सिमिलर होंगे या बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो मैं बच्चों को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि बेटा ये कॉन्सेप्ट थे, एक चैप्टर नंबर 1 में लिखा है, चैप्टर नंबर 25 में लिखा है, दोनों एक दूसरे के या बिल्कुल सिमिलर हैं या बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज भी आती हैं और डिफरेंसेस भी आते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये करना है। इस लेक्चर में कोई चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज नहीं होगा। रीज़न ये है कि कंपैरिजन है ये, इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स भी आपस में मिल सकते हैं, 7 कॉन्सेप्ट्स भी आपस में मिल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट चैप्टर 27 का हो सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए इसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, और इससे आपको बेनिफिट ही होगा कि जो आपका एमडी कार्ड का पेपर्स में भी ऐसे ही होता है, एनएमडी कार्ड का, कि आपको कोई नहीं पता पहला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 का होगा, चैप्टर 25 का होगा, सेकंड एमसीक्यू चैप्टर नंबर 7 का होगा कि चैप्टर नंबर 19 का होगा। ठीक है ना, इर्रेगुलर होते हैं क्योंकि हर बच्चे की की दूसरे डिफरेंट होती है, 5 कीज होती हैं, आपको पता है। तो इसलिए इससे आपको ये बेनिफिट होगा, आपको ये पता लगेगा कि हमें डिफरेंट चैप्टर का कंपैरिजन हमें कितना आता है। मैंने फर्स्ट सेशन में कहा था कि जनाब कंपैरिजन स्टडी करें, उससे नॉलेज अरेंज होता है माइंड में, जिस तरह लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज की जाती हैं। तो अब हम कंपैरिजन की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जाना है स्केलेटल मसल्स की तरफ। देखें जी, मसल्स की 3 टाइप्स हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। सबसे पहले स्मूथ मसल से जाते हैं। स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कहाँ कहाँ होंगे जनाबे वाला? ब्रोंकाई में होंगे। ठीक है, 2 ब्रोंकाई आते हैं, आपको पता है, एक राइट ब्रोंकस और एक लेफ्ट ब्रोंकस। ये जो हैं, जो ब्रोंकाई हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मुझे ये बताएं कि ब्रोंकाई के स्मूथ मसल का स्पैज़म किस डिजीज़ में होता है? ठीक है जी, तो ये सोच रहे हैं अपने माइंड में, आंसर है एस्थमा। एस्थमा में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, स्मूथ मसल स्पैज़म में जाते हैं, एलर्जन आके वहाँ पे लोकल एलर्जिक रिस्पॉन्स करवाते हैं, स्मूथ मसल स्पैज़म में चले जाते हैं। ठीक है, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है और पेशेंट को एस्थमा का अटैक होता है। तो इसकी ड्रग में ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं, मेडिसिन है ना, वो स्मूथ मसल रिलैक्स कर देते हैं, ब्रोंकाई डायलेट हो जाते हैं। स्मूथ मसल और कहाँ पे होंगे? जीआईटी में। जीआईटी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है जी, अगर जीआईटी के स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए तो कौन सी डिजीज होती है? कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है? अगर कॉन्ट्रैक्ट वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फूड जल्दी से गुजर जाती है जीआईटी से, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो फिर हमारे स्टूल्स में निकलेगा और वाटरी स्टूल्स होंगे, मतलब डायरिया। अब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन जीआईटी के किस डिजीज़ में कम हो जाती है? हुजूर, वो कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है ना, कब्ज़ जिसे कहते हैं। तो डायरिया का हम लूज मोशन भी कहते हैं और कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ भी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, किसी भी वजह से अगर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है तो बिल्कुल स्लो पेरिस्टालसिस होगी। जब पेरिस्टालसिस स्लो होगी तो फूड बहुत स्लो स्पीड में आगे मूव करेगी। जब वो स्लो स्पीड में मूव करेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन का टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो स्टूल में पानी कम रह जाएगा, इसको आप कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है जी, मुझे ये बताएं कि जीआईटी के स्मूथ मसल जो हैं, इनको कौन सी नर्व कंट्रोल करती है? सोच लें, आंसर है वेगस नर्व।
ठीक है जी। तो वेगस नर्व से कंट्रोल करती है। पैरासिम्पैथिक सप्लाई जो है GIT की वो वेगस नर्व से आती है। और चलें अब यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करवा देता हूँ, ऐसे मैंने करवाना तो आगे जाके था। इस तरह पॉइंट्स आगे फैलते हैं, आपको पता होना चाहिए एक चेन, ये चेन बनती है कॉन्सेप्ट्स की, आपको कॉन्सेप्ट्स की चेन बनानी आनी चाहिए। अब वेगस नर्व की तरफ जाएं तो वेगस नर्व कौन सी नर्व है हुजूर? ये क्रेनियल नर्व है। ये कहाँ लिखी हुई है? ये आपके CNS वाले चैप्टर में सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के नीचे उसने एक लाइन लिखी हुई है। तो ये क्रेनियल नर्व है और ब्रेन के मेडुला ऑब्लेंगेटा से राइज होती है और नीचे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर सप्लाई करती 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 फिर GIT तक जाती है और ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, ठीक है ना। बाकी सारी ऑलमोस्ट फेस में ख़त्म हो जाती हैं, कुछ एक दो बस होती है नेक तक आती हैं, ये नीचे एब्डोमेन तक GIT तक जाती है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है और सेंस मिक्स नर्व है, ये सेंसरी भी है और मोटर भी है। अच्छा, और अब ये मैंने आपको बता दी क्रेनियल नर्व। अब इसी का कंपैरिजन करते हैं एक और चीज़ से। अगर क्रेनियल नर्व है तो क्या आपकी बुक में किसी स्पाइनल नर्व का नाम लिखा हुआ है? सोचें शाबाश। तो वो नर्व है शियाटिक नर्व, ठीक है, वो शियाटिक डिजीज में लिखी हुई है आपकी बुक में। शियाटिक नर्व स्पाइनल नर्व है, वो हमारी बैक के लोअर पार्ट से यानी हिप बोन से बिल्कुल ऊपर जो लंबोसैकुलर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ से राइज करती है, मूव करती करती हमारी पूरी लेग को सप्लाई करती है, थाई के अपर पार्ट से लेके नीचे फुट तक। तो अब देखिए कितना लंबा कोर्स है पूरी लेग में ये। तो ये क्या है? ये लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व है, ठीक है जी। और ये आपको एक और कॉन्सेप्ट बुक में लिखा हुआ है CNS में। मैंने आपको पहले कहा था इसका कोई पता नहीं होगा टॉपिक कहाँ से शुरू होगा कहाँ जाएगा, यही तो गेम है कंपैरिजन स्टडी की। अच्छा, अब हम चलते हैं, याद रखना स्पाइनल नर्व्स आर ऑलवेज मिक्स नर्व्स। स्पाइनल नर्व जितनी भी होंगी मिक्स होंगी, उनमें सेंसरी पार्ट भी होगा, उनमें मोटर पार्ट भी होगा। शियाटिक नर्व लेग की सेंसरी सप्लाई लेके आती है दोनों की, और फिर दोनों को मोटर सप्लाई भी देती है हमारी लेग्स को, ठीक है जी। तो ये ऑलवेज मिक्स नर्व्स होंगी। जो क्रेनियल नर्व होती हैं ये कुछ सेंसरी होती हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व है वो सिर्फ सेंसरी है, सिर्फ विजन का मैसेज लेके जाएगी। कुछ मिक्स कुछ मोटर होती हैं, प्योरली मोटर है, बस उन्हें मूवमेंट करानी है। जैसे एक नर्व होती है वो आई से जो मूवमेंट कराती है ना, वो प्योरली मिक्स होती है, जो आई की मूवमेंट हो रही है, ठीक, और वो प्योरली मोटर होती है। जो वेगस नर्व है मिक्स नर्व है, ये सेंसरी सप्लाई लेके जाती है और मोटर सप्लाई भी देती है। सेंसरी सप्लाई हमारी ये कैरोटिड वगैरह से लेकर जाती है, और साथ में ये जो हमारी ओरल कैविटी है इसमें से भी थोड़ी सी सेंसरी सप्लाई लेके जाती है, और ईयर की भी थोड़ी सी जनरल सेंसेशन लेके जाती है साथ। और मोटर सप्लाई मैंने आपको पहले ही बता दी, ब्रोंकाई को सप्लाई करती है और साथ में GIT को सप्लाई करती है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल कहाँ पे होंगे? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, वो भी स्मूथ मसल होता है। और उसके आगे जो यूरिथ्रा होते हैं याद रखना है, वो स्केलेटल मसल होते हैं। ये बच्चे ना इसको आपस में कंफ्यूज करते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है ना हमारा, जिसे आम ज़बान में मसाना कहते हैं उर्दू में, उसके आगे ये यूरिथ्रा जा रहा है। यूरिथ्रा के अंदर दो स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है जी। इस ब्लैडर में जो है इनवॉलंटरी मसल है, इसमें कोई मतलब स्मूथ मसल है, कोई वॉलंटरी मसल नहीं है, मतलब स्केलेटल मसल नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो इसने बस लोकल यूरिन बढ़ने से डिस्टेंड कर देना। तो फिर हम अपना यूरिन कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल यूरिन हल्का हल्का आना शुरू हम कंट्रोल कर लेते हैं। हम कहते हैं जब एक दफ़ा ही आएगा तो फिर हम वॉशरूम चले जाएंगे, वो कंट्रेस अंदर आगे जो स्फिंक्टर है वो कंट्रोल करते हैं। जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, वो स्केलेटल मसल होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जब हम वॉशरूम में जाके वो ऐसे उन्होंने बंद किया हुआ यूरिथ्रा को, ऐसे स्पैज़ में मसल, वो जब हम वॉशरूम में जाते हैं स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं, जब रिलैक्स होता है फिर उनमें से यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को यूरिन आ रहा हो, फिर एकदम कंट्रोल भी नहीं होता, फिर क्या होता है, फिर स्केलेटल मसल के जो ये हैं यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स हैं, इनकी नर्व सप्लाई साथ में पैरासिम्पैथिक भी होती है। अगर किसी का अंदर यूरिन वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए तो फिर अल्लाह पाक ने ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है कि उसके स्फिंक्टर्स इनवॉलंटरीली रिलैक्स हो जाएंगे ताकि यूरिन सारा निकल जाए, ऐसा ना उसका ब्लैडर सारा रप्चर हो जाए, ठीक है जी। तो इस चीज़ को ये आपने जरूर याद रखें। यही सेम कहानी GIT में होती है। GIT के मसल्स जितने भी हैं सारे पेरिस्टाल्सिस वाले जनाब और रेक्टम के ये जो हैं ये इनवॉलंटरी हैं, लेकिन फिर हम अपने स्टूल कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? स्टूल ऐसे एक हद तक कंट्रोल होते हैं क्योंकि जो स्फिंक्टर्स हैं, इंटरनल इनर स्फिंक्टर और एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर, ये स्केलेटल मसल्स होते हैं और वॉलंटरी नेचर होते हैं। हमने इन मसल्स को रिलैक्स करना है तो फिर जाके हम इसे स्टूल पास करें। देखिए जी, मैं आपको ये हैंड की मूवमेंट्स करवाता हूँ, इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपकी विजुअल इमेज बने, ठीक है। विजुअल इमेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने आपको कहा था अपनी बुक की डायग्राम से फोकस किया करें आप। और वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हैंड
अपनी स्पीच में बहुत करते थे, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्पीच की निशानी होती है। खैर, तो ये हमारे क्या हो गए, स्मूथ मसल। इसी तरह स्मूथ मसल ब्लड वेसल में होते हैं, ये कभी नहीं भूलने आपने। अगर हम कहते हैं ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, वेजो डायलेशन हो रही है, वो भी स्मूथ मसल का कंट्रोल है। ब्लड वेसल में स्केलेटल मसल नहीं होते, वहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता। अगर ब्लड वेसल में और हार्ट में भी वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता। हार्ट में कार्डियक मसल है और वो भी इनवॉलंटरी है, वहाँ पे हमारा कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। अगर हार्ट में और ब्लड वेसल्स में अगर वॉलंटरी कंट्रोल होता तो लोग कभी सुसाइड करने के लिए रेडियल आर्टरी कट ना करते थे, ठीक है। पंखे अपने करते हैं, उन्होंने बस अपने हार्ट ब्लॉक कराना था, सुसाइड हो जानी थी, ठीक है। उन्होंने अपनी ब्लड वेसल का स्पैज़ करवाना था ब्रेन की, तो ब्रेन की सारी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती, 3 मिनट में डेथ हो जानी थी, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, मसल्स क्लियर हो गए। आगे चलते हैं पैरालिटिक डिजीजेज। आपकी बुक में 2 तरह की डिजीज लिखी हैं। देखें, पैरालिसिस 2 तरह की होती है। एक होती है फ्लैसिड पैरालिसिस, मतलब वो मसल वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है, पैरालाइज हो गया। आमतौर पर लोगों को सिर्फ इसी पैरालिसिस का पता होता है। लेकिन एक और पैरालिसिस जो आपकी बुक में से सही तरह एक्सप्लेन की है, वो है स्पैस्टिक पैरालिसिस। असल में उसने स्पैस्टिक पैरालिसिस नाम नहीं लिखा है, कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। स्पैस्टिक पैरालिसिस ये होती है कि बॉडी के किसी भी रीजन या जनरलाइज सारी बॉडी मसल स्पैज में चले जाते हैं, ठीक। जब वो स्पैज में जाते हैं ना, तो अब वो ये मूव नहीं कर सकता। देखें जी, अगर मेरे ये मसल है सारे, ये स्पैज में चले गए हैं। अब मैं, और ये यहाँ से ट्राइसेप स्पैज में चला गया, तो ट्राइसेप ने इसको एक्सटेंड करा दिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको फ्लेक्स करना भी चाहूँगा तो फ्लेक्स नहीं होने वाली, तो ये अब क्या हो गया, पैरालिसिस हो गई। ये अब जॉइंट मेरा पैरालाइज है, ये लिम्ब पैरालाइज हो गया। इसको कहते हैं स्पैस्टिक पैरालिसिस। इसकी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी है, पहले फ्लैसिड पैरालिसिस कर लेते हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस होती है बोट्योलिज्म में, पोलियो में और स्ट्रोक में। बोट्योलिज्म जो है आपकी, वो चैप्टर नंबर 11 में लिखी हुई है, GIT काइंड में डिजीजेज में, ठीक है। वो क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम करवाती है। उसमें उसने लिखा हुआ है कि CNS, इसका जो टॉक्सिन है CNS में जाता है और जाके न्यूरोट्रांसमीटर को डैमेज करता है और मसल्स की पैरालिसिस होना शुरू हो जाती है। स्केलेटल मसल पैरालिसिस होती है बोट्यूलिज्म, ठीक है जी। तो ये क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस है। इसी तरह दूसरी कौन सी होगी, पोलियो। पोलियो जो वायरस होता है वो भी फ्लैसिड पैरालिसिस करवाता है। वो लोकली क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटीरियर रूट है ना, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड का इंटीरियर रूट मोटर होता है, उसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर रूट है, डोर्सल रूट जिसे कहते हैं, जिसमें डोर्सल रूट गैंग्लियन भी होता है, वो क्या होता है हमारा, वो प्योरली सेंसरी होता है। तो पोलियो वायरस जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स है ना, एंटीरियर मोटर हॉर्न है, वहाँ पे जाके अटैक करता है और सारे न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। मोटर न्यूरॉन्स जब डैमेज हो गए, तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सेगमेंट जिस मसल को सप्लाई कर रहा होगा, वो मसल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो पोलियो इस तरह पैरालिसिस करवाता है, ये भी फ्लैसिड पैरालिसिस है। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल सेगमेंट पे जाके न्यूरॉन्स डैमेज करेगा, तो उस पेशेंट में सेंसरी नर्व सप्लाई खराब हो जाएगी। उसके यहाँ पे पेन कर दें, टच करें, उसको नहीं फील होगी, तो सेंसरी नर्व सप्लाई खराब हो जाएगी। पोलियो में सिर्फ एंटीरियर मोटर न्यूरॉन डैमेज होते हैं, तो उसमें से मोटर नर्व सप्लाई खराब होती है, मसल्स पैरालाइज होते हैं, लेकिन उस लिंक की सेंसेशन नॉर्मल होगी। पेन सेंसेशन, टच सेंसेशन, वाइब्रेशन, हीट, टेम्परेचर, कोल्ड, सारा कुछ, ठीक है। तीसरी डिजीज होती है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, अगर ब्लड सप्लाई टू ब्रेन कम हो जाए तो इसमें क्या होता है, ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो ब्रेन का जो मोटर पार्ट है वो क्या करेगा, उस रीजन को, यार आपको पता है ना, ब्रेन में भी पढ़ाया था कि ब्रेन का लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है, और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है। तो अगर किसी को यहाँ का स्ट्रोक हुआ है मोटर पार्ट में, तो उसका ये राइट अपर लिंब और राइट लोअर लिंब पैरालाइज हो जाएगा, और ये फ्लैसिड पैरालिसिस है, ठीक है। इसमें मसल रिलैक्स होता है, मसल में, इन तीनों में फ्लैसिड पैरालिसिस में मसल में ताकत ही नहीं होती कि वो मूव कर सके, पैरालाइज्ड है। अच्छा, दूसरी जो है वो है स्पैस्टिक पैरालिसिस। स्पैस्टिक पैरालिसिस की आपकी बुक में एक क्लिनिकल एग्जांपल, स्पेशल एग्जांपल लिखा है, वो टेटनस है। टेटनस में जनाब पूरी बॉडी का स्पैज्म होता है, कुछ लोगों में हाफ भी होता है स्पैज्म बॉडी का, फॉर एग्जांपल अपर हाफ बॉडी, लोअर हाफ बॉडी। अब उसमें क्या होता है, बॉडी का जनरलाइज स्पैज्म होता है। आपकी बुक में लिखा है, और याद रखना, टेटनस में कॉज ऑफ डेथ क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। वो बंदे का सांस घुट जाता है, सांस घुट के दम तोड़ जाता है वो। अब होता क्या है, उसकी जनरलाइज स्पैज्म है पूरी बॉडी में, उसके इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के दरमियान में, ये स्पैज्म में है, जो नीचे डायाफ्राम है वो स्पैज्म में है। आपको पता है ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो हमारी रेस्पिरेशन होती है। अब इंटरकोस्टल मसल ने स्पैज किया हुआ है, चेस्ट को जकड़ लिया हुआ है,
जो यहाँ पे वो है डायाफ्राम है वो भी स्पैज में चला गया हुआ है, कोई रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं हो रही, उस पेशेंट को सांस ही नहीं आएगा, तो हाइपोक्सिया की वजह से डेथ की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी इसलिए टेटनस से कहते हैं अगर एक्सीडेंट वगैरह तो उसके क्या करने चाहिए, इंजेक्शन लगवाने चाहिए। उसकी रीज़न ये ना हॉर्स वगैरह की स्टूल में निकलता है और इसे और इस सड़क कई दफ़ा काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर लेता है, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर ज़्यादा हो, 42 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ना हो जून जुलाई में, 45 क्यों ना हो, तो और होता भी एनारोब है, तो इससे भी इसके स्पोर्स अंदर चले जाते हैं, जाकर डिजीज़ करते हैं। इसलिए कहते हैं अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो टेटनस के इंजेक्शन लगा दें। इसके बाद हम चलते हैं स्पाइनल नर्व मैंने आपको समझा दी हुई हैं। आगे मैंने कंसेप्ट रखा था एडीमा कॉजिंग डिजीजेज। एडीमा क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ अ रीजन, हैंड में भी हो सकता है, आइज में पेरिऑर्बिटल एडीमा होता है, लेग्स में भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली लेग्स में होता है। ठीक है जी, तो एडीमा कॉजिंग डिजीज में एक तो रीनल फेलियर में एडीमा होता है। रीनल फेलियर में एडीमा इसलिए होता है कि रीनल फेलियर में यूरिन नहीं बाहर जा रहा, तो किडनी ने वैसे पानी बाहर निकालना होता है, जब पानी बॉडी के अंदर रहेगा उसको कहते हैं वाटर रिटेंशन। जब वाटर रिटेंशन होगी तो ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ना, जैसे देखें बैलून में पानी ज़्यादा है तो बैलून का प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल में पानी ज़्यादा है तो ब्लड वेसल का भी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब उसका प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं इसको, वाटर का जो प्रेशर से कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये चैप्टर नंबर 14 में कई दफ़ा जिक्र किया, चैप्टर 15 में भी किया हुआ है। मतलब जो वाटर अपना स्टैटिक वे में प्रेशर लगा रहा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये, जब वेसल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो पानी जो प्लाज्मा है, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें 90% वाटर है, वो फिर ब्लड वेसल से बाहर जाना शुरू हो जाता है प्रेशर की वजह से। जब वो टिश्यूज़ में जाता है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में, तो फिर क्या कोज करता है ये एडीमा। तो रीनल फेलियर में भी एडीमा होता है, जो लीवर फेलियर है, लीवर फेलियर में भी एडीमा होता है, लेकिन कोज ज़रा डिफरेंट है। जब आपको पता है लीवर बनाता है हमारी प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन वगैरह। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन आपको पता है मेन, ये एमसीक्यू भी आता होता है, एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन है जो हमारी ब्लड का प्रेशर मेंटेन रखती है। कैसे एल्ब्यूमिन देखें आप, इसमें मुझे ना ऑस्मोसिस समझानी पड़ेगी आपको, वो मैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा भी, वो ज़रा एक अलग टॉपिक है। होता क्या है, इतना याद रखना है, सोल्यूट के पीछे पानी जाता है, सोल्यूट पानी को खींचता है, मतलब नमक पानी को खींचता है। ठीक है, हमारी बॉडी में मेन सोल्यूट नमक है या एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। इसके मैं एग्जाम्पल देता हूँ मछली से। फॉर एग्जाम्पल मछली जब वो मलाज होते हैं, वो जब फिशरमैन होते हैं, वो जब फिश निकालते हैं तो अगर जल्दी मारनी क्या करते हैं, ऊपर नमक छिड़क देते हैं। और नमक क्यों छिड़कते हैं, जब नमक छिड़कते हैं ना तो वो सॉल्ट जो होता है वाटर अपनी तरफ खींचता है, उसको ट्रैक करता है, पुल करता है। तो जब उसकी स्किन पर नमक फेंक देते हैं ना तो वाटर फिश में से बाहर आ जाता है सॉल्ट की तरफ, फिश डिहाइड्रेशन की जल्दी डेथ हो जाती है। ठीक है, अर्थवॉर्म को भी लोग ऐसे मारते होते हैं, घरों में निकल है ना, लोगों पर नमक कहते हैं, नमक छिड़को मर जाएगा, वो इसलिए मरता होता है, उसका पानी बाहर आ जाता है। तो नमक के पीछे, प्रोटीन के पीछे पानी जाएगा, ये मैकेनिज्म एल्ब्यूमिन का होता है। एल्ब्यूमिन ब्लड में नॉर्मल होगी तो पानी ब्लड में रहेगा, अगर ये ब्लड में कम होना शुरू होगी तो एल्ब्यूमिन तो थी जो पानी को खींच रही थी अपनी तरफ, अब पानी को ब्लड में रखने वाली फोर्स कम हो गई है, तो अब क्या होगा, अब एल्ब्यूमिन कम हो गई है, पानी अंदर ज़्यादा हो गया रिलेटिवली, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, तो अब भी क्या होगा, जिस चीज़ ने पानी को अपनी तरफ खींचना था वो खींच नहीं रही, तो पानी टिश्यू में जाना शुरू हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, एडिमा आना शुरू हो जाएगा। तो रीनल फेलियर में, लीवर फेल, हाइपरटेंशन में भी एडिमा होता है। हाइपरटेंशन में वही है कि जितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा, प्रेशर से पानी बाहर जाएगा टिश्यूज में। वीनस थ्रोम्बोसिस में भी यही रीज़न होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की वेन है, वो एक्सिलरी वेन होती है यहाँ पे ना, एक्सिला में होती है, एक्सिलरी आर्टरी भी होती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी होता है, ये मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाया था, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो अगर उसकी किसी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गई है या कोई ट्यूमर से कंप्रेस कर रहा है, तो अब लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लिम्फेटिक चैनल्स हैं, कोई चीज़ उनको कंप्रेस कर रही है, ट्यूमर कंप्रेस कर रहा है, इन्फेक्शन कंप्रेस कर रहा है, तो अब यहाँ से लिम्फ भी बाहर नहीं जा रहा, यहाँ से ब्लड भी बाहर नहीं जा रहा वेनस सिस्टम का, तो अब पीछे क्या होगा, लिम्फ्स में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पीछे वेन्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, एडिमा होगा। और उसके बाद अगर एडीएच बढ़ जाए और एल्डोस्टेरोन बढ़ जाए तो फिर भी एडिमा होगा। एडीएच में से ज़्यादा एडिमा होता है। एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखें जी, डायूरेटिक्स वो ड्रग होती है, नेम से पता लग रहा है, यूरिन की अमाउंट बढ़ाती हैं। डायूरेटिक्स यूरिन की अमाउंट डबल कर देती हैं। और तो एंड इसका मतलब है यूरिन अगर हम देते हैं पेशेंट को, तो यूरिन में तो पानी ज़्यादा जाएगा, लेकिन अगर हद से ज़्यादा दे देंगे तो बॉडी में क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन। ऐसे ही है ना, पानी यूरिन में ज़्यादा जाएगा, जिस समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी। ये डायूरेटिक का साइड इफेक्ट होता है। डायूरेटिक्स मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन के तौर पर यूज़ होती हैं। ये एडीएच है, ये एंटी डायूरेटिक है, मतलब ये एंटी डायूरेटिक है, इसने डायूरेटिक का काम ऑपोजिट करना है। इसने यूरिन प्रोडक्शन कम करनी है, यूरिन में नहीं पानी जाने देना इसने,
लेकिन इसने ब्लड में और बॉडी में वाटर बढ़ाना शुरू कर देना, ठीक है ना, एंटी डाययूरेटिक है। अब इसमें भी क्या होगी, वाटर रिटेंशन होगी बॉडी में, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा। कोई ऐसा ट्यूमर है पिट्यूटरी का या हाइपोथैलेमस का जो एडीए ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वाटर टेंशन होगी, वाटर का प्रेशर बढ़ेगा, वाटर फिर टिश्यूज में जाएगा और डीमा हो जाएगा। आगे हम चलते हैं इम्यून डिजीज की तरफ। सर इम्यून डिजीज दो तरह की मेन होती हैं क्लासिफिकेशन में, एक एलर्जिक होती हैं और एक ऑटो इम्यून होती हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। टीचर्स भी इवन इनको कहते हैं सिनोनिम है, ये एक ही है, हालांकि गलत बात है। असल में हमारे पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ने का वो कहता है कि बच्चों 14 घंटे पढ़ा करो, जो हर रोज 1 घंटा खुद नहीं पढ़ता। हमारे पाकिस्तान में बच्चों को पूरा साल पढ़ने का वो कहता है जो अपनी बीएससी की डिग्री सेंटर अपने एग्जाम से सिर्फ 1 महीना पहले पढ़ने के लिए पास कर लेता है पढ़ के। हमारे बच्चों को चीटिंग से वो रोकता है जो टीचर खुद टीचिंग करके अपने सेमेस्टर पास करता है। मसला ये है, हमारे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग वो करता है जिसने कभी ज़िंदगी में कैरियर काउंसलिंग की बुक नहीं पढ़ी होती, ठीक है। तो इस चीज़ से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मजबूरन भी मुझे यहाँ पे आके बैठ के लेक्चर डिलीवर करने पड़ते हैं कि ये बच्चे के गलत हाथों में चले जाएँ, ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, ये इस मुल्क का फ्यूचर है। अगर इस कंट्री का फ्यूचर है तो इस कंट्री को इनसे बड़ा प्यार है और हमें भी बड़ा प्यार है। एमएसएफ को बहुत प्यार है, मिनहाज इंटरनेशनल को बहुत प्यार है। आप हमारा फ्यूचर है, पूरी दुनिया के लोग हमारा फ्यूचर है। तो किसी को कोई भी कहीं पे तकलीफ देगा तो हमारी तकलीफ होगी, उस पेन को हम अपनी पेन समझेंगे और उन बच्चों के साथ वैसे खड़े होंगे जैसे हम अपनी किसी पेन में खड़े होते हैं। जैसे हमने ईटीए में आप लोगों का साथ दिया, इरफान भाई ने पूरे वहाँ पे प्रोटेस्ट किए, और अब एमबीबीएस के जो एनएलई का एग्जाम उसके अगेंस्ट में हमने करना है, वो भी जुल्म है बच्चों के ऊपर। एनएमडी कैट का भी हमने यूएचएस का सिलेबस रखवाया प्रोटेस्ट करके। तो ये बस अब स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अब थोड़े से मोटिवेशनल पार्ट बता देता हूँ आपको, आपकी डिप्रेशन एंजाइटी को कम करने के लिए। वो मैंने स्पेशल लिखा था, देखें जी, लोग भागते हैं यूनिवर्सिटी के पीछे और डिग्री के पीछे, जी यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, डिग्री अच्छी होनी चाहिए। बेशक इसमें भी बहुत रोल है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं होता, किसी अच्छी डिग्री में नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप जनाब यूनिवर्सिटी और डिग्री के मोहताज ना बने। अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि आपको डिग्री यूनिवर्सिटी में फ़ख्र ना करना पड़े, बल्कि वो यूनिवर्सिटी आगे बाद फ़ख्र करे। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर कादी में फ़ख्र करती है कि जनाब उन्होंने एक ऐसी पीएचडी का एक ऐसा रिसर्च वर्क दिया पीयू को, पंजाब यूनिवर्सिटी को, कि जो अब तक वहाँ पे कोई दे नहीं सका आज तक, हालांकि ऑलमोस्ट उस डिग्री को 40 साल हो गए हैं, ठीक है। ऐसे बने कि आपके ऊपर यूनिवर्सिटी फ़ख्र करे, ऐसे बने कि आपकी डिग्री आपके ऊपर फ़ख्र करे, ना कि आपको अपनी डिग्री और यूनिवर्सिटी में फ़ख्र करना पड़े। हाँ, अगर आपने डिग्री बहुत अच्छी चूज़ कर लिया है, यूनिवर्सिटी बहुत चूज़ कर लिया है, फिर तो सोने पे सुहागा है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को नहीं आपने करना। दूसरा ये है कि अल्लाह से दुआ मांगा करें और ये सोचा करें कि या अल्लाह तेरे ख़जाने बड़े लामहदूद हैं, तो मौला अपने लामहदूद ख़जानों में से हमें भी अता फरमा। ये दुआ मांगा करें चलते फिरते, नमाज के बाद भी। लोग से नमाज के बाद दुआ मांगते, चलते फिरते भी मांगा करें, ठीक है ना। जो नमाज के बाद दुआ कबूल करने वाला है वही चलते फिरते भी कबूल कर लेता है, ठीक है। तो मैं तो चलते फिरते कई दफ़ा दुआ को याद आती है, किसी को दुआ देनी भी होती है, स्टूडेंट्स को या कोई रिलेटिव कहते हैं कोई बीमार हो, तो चलते फिरते भी कई दफ़ा दुआ कर देता हूँ। एक और बात होती है कि देखें, अगर मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करना है, मैं थोड़ा हाई लेवल पे करूँगा, लेकिन अगर मैंने यही लेक्चर जाके किसी 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे को ब्रेन पढ़ाना है या ऐसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाना है, तो मैं थोड़ा लो लेवल पे जाकर पढ़ाऊँगा उसे समझाने के, क्योंकि वो 7th क्लास का बच्चा है। तो लेवल अपने लेवल पे कभी नहीं बोलते होते, ऑडियंस के लेवल पे बोला जाता है। और अगर मैंने कोई एमबीबीएस का लेक्चर देना है, एमबीबीएस के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जनवरी में जब न्यू सेशन आएगा, तो अगर एमबीबीएस का देना है तो उनके लिए फिर और हाई लेवल के लेक्चर डिलीवर करूँगा। हमेशा ऑडियंस के लिहाज से लेक्चर डिलीवर किया जाता है। तो जब मांगा करें तो जो सुन रहा है और जिससे मांग रहे हैं उसके लिहाज से दुआ मांगा करें। दुआ अपनी सोच के लिहाज से नहीं, अल्लाह पाक के ख़जानों के लिहाज से मांगा करें, ठीक है। अल्लाह पाक से सिर्फ मेडिकल कॉलेज की दुआ ना मांगे, साथ ये भी दुआ मांग, मौला हमें इंटरनेशनल लीडर बना, हमें इंटरनेशनल लेवल पे मखलूक की खिदमत की तौफीक अता फरमा, स्टूडेंट्स की खिदमत की तौफीक अता फरमा। मैं भी यही दुआ मांगता हूँ, शायद वही दुआ कबूल हुई, अल्लाह पाक ने आज यहाँ बिठाया है और आज हमारा 7th सेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं बचपन से दुआ मांगता रहा, ऑलमोस्ट 8th क्लास से दुआ मांगता आ रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे आलिम, आमिल, मुसल्ली और खादमी इंसानियत बना। आलिम मतलब आलिम दीन, और ये स्कॉलर वाला स्कॉलर भी मेडिकल साइंसेज का आलिम, और आमिल मतलब अपने नॉलेज पे अमल करने वाला भी बना दे, अमल करने वाला आमिल, और मुस्लिम मतलब इस्लाह करने वाला रिफॉर्मर, और खादमी इंसानियत मखलूक की खिदमत करने वाला। तो अल्लाह पाक ने डॉक्टर बना के और मिनहाज इंटरनेशनल से जोड़ के तो चारों काम करने की तौफीक दे दी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, इम्यून डिजीज की तरफ खैर थे। तो इम्यून डिजीज में एलर्जिक होती है और ऑटो इम्यून होती है। यहाँ से मैं चला था कि टीचर को इनमें फ़र्क ही नहीं पता। एलर्जिक वो होती है, होना इम्यून सिस्टम नहीं एक्टिवेट है इसमें, लेकिन एलर्जी में स्टिमुलस होता है फॉरेन होता है, कोई पोलन ग्रेन होगा, कोई
डस्ट वगैरह होगी, वो फॉरेन मटीरियल होगा। ऑटो इम्यून में जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी का अपना होगा, इंटरनल कोई होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स का डिफरेंस है, इफेक्ट ऑलमोस्ट एक जैसा, सॉरी स्टिमुलस का डिफरेंट है, स्टिमुलस डिफरेंट है, रिस्पॉन्स एक जैसा ही आता होता है। एलर्जी एग्जाम्पल एजमा, तो आपको पता है एजमा पोलन ग्रेन, डस्ट और परफ्यूम्स वगैरह इनसे आती है। इनसे क्या होता है, ये स्टिमुलस होते हैं, फिर इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है। और जो ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं इनमें बॉडी का अपना कोई सेल होता है, उसके खिलाफ बॉडी अटैक करती है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून, मतलब अपने सिस्टम के खिलाफ अपनी बॉडी के खिलाफ इम्यून सिस्टम ने अटैक कर दिया। ऑटो इम्यून डिजीज आपकी बुक में 2 लिखी हुई है, एक का तो उसने एक्सप्लेन किया हुआ लेकिन एक को एक्सप्लेन नहीं किया। एक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो टाइप 1 के अंदर जाके इम्यून वो हमारे पैनक्रियाज उसको डैमेज करना शुरू कर देती हैं। जब उसे डैमेज करेंगे इंसुलिन नहीं बनेगी, जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी उसमें। दूसरी डिजीज उसने लिखी है ग्रेव्स डिजीज, उसने ग्रेव्स डिजीज में ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रेव्स डिजीज में एक प्रोटीन होती है, वो TSH को माइमेट करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की नकल उतारती है, उसका इफेक्ट ऐसा होता है। वो थायराइड ग्लैंड पे जाके करती है, बाइंड कर देती है रिसेप्टर्स पे, TSH रिसेप्टर्स पे, और फिर क्या होता है जब आप बाइंड करती है तो थायराइड को यही लगता है कि TSH बाइंड किया हुआ है, तो थायराइड पे ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाता है। तो ये कौन सी डिजीज़ है, ग्रेव्स डिजीज़। इसको एक्सोथैलेमिक गोइटर भी कहते हैं, आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है, इसको मैंने अगले सेशन में थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है इसको, ठीक है, कंपैरिजन स्टडी के लेक्चर में। तो ये दोनों क्या है, ऑटोइम्यून है। देखें इन दोनों में कोई स्टिमुलस बाहर से नहीं आया, स्टिमुलस अंदर से, तो ये डिफरेंस आपने याद है। आगे आ जाएंगे हार्मोन्स की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब उन्हें हाइपो करना है, ग्लूकोज को डिले करना है, सॉरी लो करना है। जो हाइपरग्लाइसेमिक उन्हें हाइपर करना है, ग्लूकोज बढ़ाना है। हाइपोग्लाइसेमिक हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही हार्मोन है, सोचें वो कौन सा है, आपने इतनी एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी है, मैट्रिक में पढ़ी और आप FSC में पढ़ी है, वो है जनाब इंसुलिन है, वो ग्लूकोज कम करता है। इससे अगर इंसुलिन कम हो जाए ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए डायबिटीज मेलाइटस में, ठीक है जी। बाकी जितने हार्मोन्स हैं या तो उनका ग्लूकोज का कोई इफेक्ट ही नहीं है, और अगर है तो हाइपरग्लाइसेमिक है, उन्होंने ग्लूकोज बढ़ाना है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हमारे MBBS लेक्चर डिलीवर करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देखें जी, गाड़ी है, एक तरफ से सिर्फ इंसुलिन उसको धक्का लगा रहा है और एक तरफ से 5-6 हार्मोन तक। अच्छा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन कौन से जो यहाँ से धक्का लगा रहे हैं ऑपोजिट साइड पे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल, ये चारों के चारों हाइपरग्लाइसेमिक है। अगर इनमें से किसी की डिजीज ज़्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसेमिया होता है। अब मैं आपको ना इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। देखें, स्ट्रेस में एपिनेफ्रिन, आपको पता है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्ट्रेस में डायबिटीज मेलाइटस ज़्यादा होती है। कहते हैं टेंशन से शुगर बढ़ जाती है, वो इसलिए बढ़ती है, स्ट्रेस में एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन निकलते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, पेशेंट को कई दफ़ा हाइपरग्लाइसीमिया का शौक हो जाता है, 600 ग्लूकोज पहुँच जाती है, ठीक है जी। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन जो जाइजेंटिनिज्म है और एक्रोमीगाली है, उनमें पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का प्रोन होता है, वल्नरेबल होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उनमें भी हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है, और कोर्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम में ज़्यादा होता है, उनमें भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में जो लिखा हुआ है कि ये पेशेंट जो होता है आगे जाके डायबिटिक बन जाता होता है, उसकी रीज़न ये है कि ये हाइपरग्लाइसीमिक होने से ग्लूकोज बढ़ाना है और इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल ही दे रहा था, इंसुलिन इस तरफ धक्के लगा रही है, 4 हार्मोन बाकी इस तरफ ऑपोजिट साइड पे धक्का लगा रहे हैं, तो वैसे भी एक हार्मोन थक जाएगा और हार जाएगा, और ये बाकी जीत जाएंगे, और ये गाड़ी मतलब किस तरफ लेके जाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया कर रहे थे तो ये खुद डोमिनेट हो जाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया करेंगे। इससे डायबिटीज़ कॉमन है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉमन नहीं है, ठीक है। अभी तक ट्रेमर्स की तरफ देखें जी, ट्रेमर्स 2 तरह के होते हैं मेन आपके लेवल पे, एक होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर और एक होते हैं इन रेस्टिंग ट्रेमर का दूसरा नाम होता है वॉलंटरी ट्रेमर, सॉरी इंटेंशन ट्रेमर या वॉलंटरी ट्रेमर। मतलब कोई इंटेंशन हो, कोई फैसला हो, कोई सोच हो, उस पर ट्रेमर हो। वॉलंटरी का मतलब कि वॉलंटरीली काम करना है। फॉर एग्जांपल ये होते कैसे हैं, इस बंदे को रेस्ट कंडीशन में कोई ट्रेमर नहीं होगा। ट्रेमर क्या होते हैं, हाथ काम करना ऐसे, उसके रेस्टिंग कंडीशन में कोई ट्रेमर नहीं होगा, लेकिन जैसे वो काम करने लगेगा ना, उसको ट्रेमर होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ और अल्लाह ना करेगा मुझे रेस्टिंग ट्रेमर है, तो ऐसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए हैंड ऐसे रख रहा हूँ, हैंड रखा हुआ है तो इसमें कोई ट्रेमर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने सोचा मैंने यहाँ से सेल फोन उठाना है, तो मैं सेल फोन उठा जैसे हैंड यहाँ से हटाऊंगा सारे ट्रेमर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जाके यहाँ से जैसे सेल फोन पकड़ूंगा, सेल फोन भी इस तरह काम करना शुरू हो जाएगा हैंड की वजह से, और इस तरह काम होता रहेगा जब तक कि वॉलंटरी वर्क, जब तक रखूंगा नहीं मेरा हाथ काम होता रहेगा।
जैसे रख के वापस आऊँगा हैंड फिर स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, वॉलंटरी ट्रेमर होते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है, इंटेंशन ट्रेमर्स होते हैं, कि इंटेंशन थी ना काम करने की। इस आगे लोगों से चारों से पानी भी सीधा निकल जाता, उन्होंने पानी का गिलास पकड़े हाथ काम पानी गिर जाना कब। अच्छा ये कौन सी डिजीज़ में होता है, सोचें ज़रा। कोई ऐसी ब्रेन का पार्ट है ऐसा कोई जो हमारी मसल की मूवमेंट कंट्रोल कराता है, वो कौन सा पार्ट है, सेरिबेलम। सेरिबेलम ये रहा, ठीक है। तो सेरिबेलर डिजीज़ में वॉलंटरी या इंटेंशन ट्रेमर्स होते हैं। और जो दूसरे टाइप ऑफ ट्रेमर्स हैं वो कौन से हैं, इनवॉलंटरी ट्रेमर्स। उनको रेस्टिंग ट्रेमर भी कहते होते हैं। मतलब वो पेशेंट रेस्ट में भी है ना, आपको दिखाने के, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, टेबल पे से हैंड रखा है तो तब भी इसके हाथ कामते रहने हैं, उसके साइड पे रखा तब भी हाथ कामते रहने हैं, यहाँ पे रख गया तब भी हाथ कामते रहने हैं, वर्क करे या ना करे उसके कामते रहने हैं हाथ। तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग ट्रेमर या इनवॉलंटरी ट्रेमर। ये पार्किंसंस डिजीज में होते हैं, ठीक है। बाय द वे पार्किंसन डिजीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम हुआ आता है ब्रेन में, सोचें शाबाश, डोपामीन, ठीक है। तो डोपामीन उसमें इसे हम लीवोडोपा देते हैं, वो अंदर जाके डोपामीन प्रोड्यूस करवाती है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं कंडीशंस विद इंक्रीज हार्ट रेट। कौन कौन सी डिजीज हैं जिनमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। आपके लेवल तक एक होगी हाइपरथायरॉयडिज्म। याद रखना है हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। याद रखें थायराइड हार्मोन बॉडी में ज़्यादा चीज़ें बढ़ाता ही होता है। उसने हीट बढ़ानी है, उसने भूख बढ़ानी है, और वो कैटाबॉलिक हार्मोन है, वो वेट लॉस करवाता है, बस वजन कम कराता है। अच्छा, साथ में उसने दिल की धड़कन भी बढ़ानी होती है, ठीक है ना। वो दिल की धड़कन भी बढ़ाता है, साथ हार्ट रेट इंक्रीज करता है। तीसरा के पेशेंट की जब हम पल्स चेक करते हैं, पल्स नॉर्मल पल्स होती है, आपकी बुक में लिखिए 72, असल में रेंज होती है 60 to 100, ठीक है। आप 72 तक ही रहें। तो अगर 105 से ऊपर पल्स जाना सोच जाए, फिर हम हाइपरथायरॉयडिज्म सोचते हैं सर। और इस तरह के पेशेंट गर्मी बहुत लगती है, याद रखना हाइपरथायरॉयडिज्म गर्मी बहुत लगती होती है। तो आपकी बुक में लिखा है ये हीट बहुत प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कैटाबॉलिक है ना, प्रोटीन तोड़ेगा, लिपिड तोड़ेगा, ग्लूकोज तोड़ेगा, कैटाबॉलिज्म करेगा, बड़े मॉलिक्यूल तोड़ के छोटे बनाएगा। तो जब आपको पता है कैटाबॉलिज्म हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें भी हार्ट रेट बढ़ता है। दूसरा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बढ़ जाए फिर भी हार्ट रेट बढ़ेगा। आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन एपिनेफ्रिन भी और नॉर एपिनेफ्रिन भी। तो जब हमें टेंशन होती है क्या होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो अगर इनका कोई ट्यूमर हो, यानी एड्रिनल मेडुला का कोई ट्यूमर हो, तो उसमें भी क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद एक एमसी को देते हैं, अकेडमीज बहुत देती हैं कि अगर वेगस नर्व अगर कम हो जाए, वेगस नर्व कि यानी फॉर एग्जाम्पल वेगस नर्व कट गई है या किसी ट्यूमर ने वेगस नर्व को कंप्रेस कर दिया, तो उसका हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट होगा। तो हुजूर वेगस नर्व अगर कट जाए ट्रॉमा की वजह से, ट्यूमर की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से उसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा, पैरालाइज हो गई है, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। क्यों, वेगस पैरासिम्पथेटिक थी, तो वो क्या कर रही थी, वो हार्ट रेट कम कर रही थी। अब हार्ट रेट कम करने वाली चीज़ कट गई है, तो अब हार्ट सिम्पथेटिक नर्व सप्लाई भी है हार्ट की, अब वो सिम्पथेटिक नर्व सप्लाई डोमिनेट हो जाएगी, अब हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा ये सेशन है बायोलॉजी कंपैरेटिव स्टडी का, एक सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर या 10 नवंबर तक इंशाल्लाह आपके 4 सेशन डिलीवर करके तो आप तक पहुंचा देंगे। आपने जो फीडबैक देना है कोशिश करनी है वीडियो के नीचे कमेंट्स में देना, ठीक है। वो फिर हमारी MSN की साइड जो मेडिकल काउंसिल है, फिर वहीं पे एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या कमेंट्स आए हैं, क्या फीडबैक आया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में देते हो, किसी कोई देखता है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 3-4 हैं MSN के बंदे ना, तो वो फिर एक वीडियो एक पूरा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे कमेंट्स कंपाइल हो जाएंगे। तो आपकी फीडबैक का, सजेशंस का हम वेट कर रहे हैं। और हैव अ वेरी गुड टाइम, हैव अ वेरी नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह पाक से, अल्लाह के ख़जानों के लिहाज से मांगा करें। अस्सलाम वालेकुम।